नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस सफ़र पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी में हम जो बीमा करते हैं, क्या हमें उसको इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए, और अगर नहीं मानना चाहिए और हमको बीमा भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान बना सकते हैं। देखो यार, मेरा वीडियो, मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ। मैं अपने वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ ताकि लोग जागरूक हो सकें और सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हैं तो मेरे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड या इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपना अधिकतर पैसा किसी बीमा कंपनी में लगा देते हैं, खास तौर से LIC के एजेंट घर घर जाकर आपको उसके प्लान के बारे में समझाते हैं और आप इतनी जल्दी में उस चीज़ को समझ जाते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए। मैं आपको यकीन बताऊं, मेरे पास कोई LIC एजेंट या कोई बीमा कंपनी का व्यक्ति आसानी से नहीं आता ये पूछने के लिए कि सर आपका बीमा कर दूं क्या, क्योंकि मैं उनसे इतने सवाल कर लेता हूं कि वो खुद दोबारा कभी नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि बीमा नहीं करना चाहिए, बीमा करना चाहिए, क्योंकि बीमा LIC का क्या नारा है, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अच्छी बात है। मान लीजिए जीवन मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, ये बात सच है, और उससे बीमा रहता है तो हमारे परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाती है। लेकिन क्या यही एक रास्ता है? क्या यही एक रास्ता है? आपने कोई बीमा प्लान लिया, आप वहाँ पैसा जमा करते रहे और आपको लग रहा है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, 50 लाख, 1 करोड़। क्या आप जानते हैं, अगर आपको आज के 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिल भी गए तो उस वक्त में उसकी वैल्यू कितनी होगी? लगभग 6 से 7% की महंगाई भारत में बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% है। तो उस वक्त में आपके 1 करोड़ की वैल्यू शायद 20 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? आज आपको तो लग रहा है कि 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन उस वक्त में उस 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद 20 लाख रुपए ही होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमें लाइफ कवर भी मिले और हमारा पैसा भी ग्रोथ करे। देखिए, बीमा कंपनी वाले जो हैं वो भी कंपनियां अपने गलत नहीं हैं, उनके अपने प्रोसीजर हैं, वो रिस्क कवर देती हैं, एक्सीडेंटल कवर देती हैं, तो उनका अपना प्लान है, वो भी ठीक हैं। जिसको जैसा समझ में आए वैसा करे। लेकिन मैं तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा किसी LIC या अन्य बीमा कंपनियों में ही जमा कर रहे हैं और उसको वो अपना इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे मेरी उम्र मान लीजिए किसी की 20 साल 25 साल है, उसको कहीं नौकरी लगी, जॉब लगी, तो वो कोई प्लान ले लेता है, लगातार वहाँ पे अपना प्रीमियम भरता रहता है और उसको लगता है कि मेरा बच्चा जब 18 साल 20 साल का होगा, उसकी शादी का समय आएगा या हायर एजुकेशन का समय आएगा, तो मैं ये पैसा वहाँ दे दूँगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो पैसे की वैल्यू
उस वक्त में कुछ नहीं होगी। तो फिर क्या करें? चलिए आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर ये आपके काम का लगे तो आप इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अपने सोशल मीडिया में शेयर ज़रूर करें ताकि लोग भी जागरूक हो सकें। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ, ये देखिए, हम एक LIC के जीवन आनंद प्लान की बात करते हैं और ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ आंकड़ा है। आप भी गूगल करके कैलकुलेट करके इस आंकड़े को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि आप कब वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से। तो मैं बात करता हूं LIC के जीवन आनंद प्लान की। अगर मान लीजिए इस जीवन आनंद प्लान में आप ये 5 लाख रुपए का बीमा रिस्क कवर लेते हैं, 5 लाख रुपए की बेसिक सम एश्योर्ड, और आपका समय आप देते हैं, टर्म जो आपका है वो है 20 साल, और आपकी उम्र मान लेते हैं 30 वर्ष की है। अब आपकी उम्र 30 वर्ष है, आपने 20 साल के लिए ये प्लान लिया, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, तो आपका जो डेथ सम एश्योर्ड बनेगा वो हो रहा है 6,25,000 रुपए का। अब इसकी मंथली प्रीमियम क्या जाएगी? तो देखिए, मंथली प्रीमियम ये उम्र के आधार पर कम ज़्यादा होती है, लेकिन अभी हम 30 वर्ष को मान रहे हैं। तो देखिए, तो उसकी मंथली प्रीमियम जाएगी 2,398 रुपये प्लस GST 108 रुपये। अब ये GST मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा सर्विस टैक्स लिया जाना चाहिए। हम अपना पैसा वहाँ जमा करने जाते हैं, उस पर भी हम पे GST लिया जाता है। सेकेंड साल में थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो इस तरह प्रीमियम में आपका ये टोटल प्रीमियम जाएगा फर्स्ट ईयर में 2,506 रुपये। 2,506 रुपये हर महीने आपको इस प्लान में जमा करना है। और दूसरे साल में थोड़ा GST कम हो जाएगा तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 2,452 रुपये। 2,452 रुपये आपको हर महीने जमा करना है इस 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस को पाने के लिए, इसकी मैच्योरिटी तक। अब इसकी मैच्योरिटी देखते हैं। देखिए, ये तो अगर डेथ होती है तो ये सम इंश्योर है, जब भी बीच में कभी हो गई तब ये मिल जाएगा। लेकिन मान लो ईश्वर ना करे ऐसी किसी के साथ परिस्थितियां बनी और वो लंबे समय तक जीवित रहा, तो उसे क्या मिल सकता है? तो देखिए, 20 साल जैसे ही आपके पूरे होते हैं तो आपका टोटल प्रीमियम जो जमा होता है आपके द्वारा वो है 5,76,813 रुपये। बीमा कवर तो लिया आपने 5 लाख का, पर जमा आप कितना कर रहे हैं? 5,76,000। लग रहा है आपको 5 लाख का बीमा, लेकिन आप जमा कितना कर रहे हैं? 5,76,000। और सम एश्योर्ड कितना? अब अच्छा, अब आपको मिलेगा कितना मैच्योरिटी पर? तो सम एश्योर्ड आपका कितना था? ये 5 लाख। तो 5 लाख ये मिलेगा, और बोनस ये अप्रॉक्स मतलब लगभग बोनस जो मिलेगा वो आपको उस वक्त मिलेगा 4,10,000। और ये FAB जो है ये भी अप्रॉक्स लगभग 35,000 ये मिलेगा। तो ये A, B और C ये तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हुई? 9,45,000 रुपये। देख रहे हैं आप, आपने जमा किया लगभग 5.25 लाख रुपए और आपकी मैच्योरिटी की वैल्यू हुई 20 साल बाद 9,45,000 रुपये। हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में कभी डेथ हो जाती है, 1, 2, 3, 4 पॉलिसी प्रीमियम जमा करने के बाद, तो उसको ये पैसा जल्दी मिल जाएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ करके यहाँ पर आप एक के बाद 2, 3, 4 और पूरे परिवार की पॉलिसी लेते जा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल गलत है। आप रहें ना रहें, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कॉर्पस नहीं दे पाएंगे। अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अच्छा पैसा आपके पास नहीं होगा, फिर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए फिर कहीं से लोन लेंगे,
उसकी ईएमआई भरते रहेंगे, मकान की ईएमआई भरते रहेंगे, आप आर्थिक आज़ादी नहीं पा पाएंगे। सब कुछ करने के बाद भी आपके पास ये कमी रह जाएगी। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए, अब आप ये कहेंगे कि यार बीमा है, बीच में मर गए, बीच में कुछ हो गया तो पैसे परिवार को मिलते हैं। उसके लिए भी मैं प्लान बताऊंगा, उसके लिए भी प्लान बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि इसी प्लान को अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर देते, अब फिर आप एसआईपी से डरने वाली बात है, तो डर तो यहां भी आपको होना चाहिए कंपनियों में। यहां पर भी तो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एलआईसी के भी अपने म्यूचुअल फंड हैं, वहां पे इन्वेस्ट करिए। डर लगता है तो, आपको उन पे विश्वास है तो वहां कर लीजिए। तो देखिए, ये 2000, वैसे तो ये 2500 रुपये का प्रीमियम है, फिर ये 2400 का प्रीमियम है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप यही 2400 रुपये 20 साल के लिए, इसी 20 साल के लिए अगर किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते और उस म्यूचुअल फंड से आपको 14% का रिटर्न मिल जाता, तो आपके जमा वही 5,76,000 रुपये जमा होते, जो लगभग आपने यहां भी जमा किए थे। लेकिन इस पर रिटर्न कितना मिलता? 30,62,292 रुपये। और आपका ये पैसा दोनों मिला करके उस वक्त में आपके पास जो कॉर्पस हो तैयार होता, उसकी वैल्यू होती 36,38,292 रुपये। 36,38,292 रुपये आपके पास होते। पर अब बात यही आई कि रिस्क कवर नहीं मिला। तो देखिए, रिस्क कवर इसी पैसे से, इसी 2,500 2,400 रुपये से आप दोनों काम कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूं आपको कि आप रिस्क कवर भी ले लेंगे और ये फंड भी ग्रोथ कर लेंगे। उसके लिए करना क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, अब यहां पर क्या हुआ कि आपने ये बीमा प्लान खरीदा, यहां एसआईपी खरीदी, तो आपने यहां देख लिया कि यहां आपको 9 लाख 9.5 लाख रुपए मिल रहे थे, यहां आपको लगभग 36.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये अच्छा खासा कॉर्पस आपका तैयार हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, आपका कहना भी सही है, क्योंकि तो मार्केट है कि 14% रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, 1-2% और कम करके देख लेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, पर इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमको रिस्क कवर चाहिए ही और पैसा भी कम लगे तो हमको कौन सा प्लान लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो करना क्या है, आपको दोनों चीज चाहिए। आपको बीमा भी चाहिए, रिस्क कवर चाहिए, और साथ में अपने पैसे को ग्रोथ भी करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप वो बीमा कंपनी को वो पैसा दे रहे थे 2,400 रुपये मान लेते हैं, तो आप वहां पर क्या कीजिए, 1,400 रुपये तो आप एसआईपी में डाल दीजिए। 2,400 में से 1,400 रुपये आप किसी म्यूचुअल फंड में, 1 फंड, 2 फंड या 3 फंड में एसआईपी कर दीजिए। यहां पर भी हम मान लेते हैं कि उस फंड ने आपको 14% का रिटर्न बना के दिया और समय 30 वर्ष, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 5,04,000 रुपया और आपको 14% के रिटर्न के हिसाब से 72,75,878 रुपये का रिटर्न मिलेगा और आपका टोटल कॉर्पस होगा 77,79,878 रुपये। तो 1,400 रुपया जमा किए ना, आप जमा कितना कर रहे थे, 2,400, 1,400 आपने यहां जमा कर दिया। अब आपके पास 1,000 रुपये बचता है, तो इस 1,000 रुपये से आप किसी अच्छी कंपनी का कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। ये आप एलआईसी से भी ले सकते हैं, एसबीआई में जाकर भी ले सकते हैं, एचडीएफसी से भी ले सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो टर्म इंश्योरेंस प्लान देती हैं। पर यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्लान मिलते हैं। एक वो होता है कि अगर आपने जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा,
और दूसरा प्लान होता है कि आपको ये पैसा भी वापस मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो प्लान लीजिए जिसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? टर्म प्लान अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, आपने जितना भी पैसा जमा किया वो वापस नहीं होगा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो 14% के रिटर्न से तो आपने कॉर्पस बना ही लिया, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर आप यही अगर किसी की उम्र 30 साल है, 30 साल है, देखिए वहाँ पर आप कितने का सम एश्योर्ड ले रहे थे, बीमा कितने का था आपका, सिर्फ 5 लाख का, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा बीमा 1 करोड़ रुपए का। अब बताइए, तो वो 5 लाख रुपए आपके परिवार को ज्यादा ताकत देते हैं या 1 करोड़ रुपए? हालांकि इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी वहां पर होती हैं। अगर मान लो कोई स्मोकर है तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मगर हम एक उदाहरण के रूप में लेके चल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के बारे में। तो ये 30 साल तक के, इसी को 30 साल की उम्र है और 30 साल तक आपको इसमें जमा करना है 1000 रुपये महीना ही मान लीजिए, क्योंकि इसका जो ईयरली प्रीमियम आ रहा है वो लगभग 14,000 रुपये आ रहा है। तो अपन आसान करने के लिए इसको 1000 मान लेते हैं। तो आप 1000 रुपये महीना यहाँ जमा कर दीजिए और 2400 रुपये थे तो 1400 आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, तो आपको अच्छा खासा रिस्क कवर 1 करोड़ का। अगर बीच में कभी कोई घटना घट गई इसके दौरान तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ कितने मिल रहे थे? वही कोई 8-9 लाख रुपए ना। यहाँ 1 करोड़ मिल सकता है और साथ ही आपका ये तैयार पैसा भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने आसपास लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि लोग इन चीज़ों को जान सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ सकें। कहीं भी पैसा डाल देने से, घर में रख देने से पैसा नहीं बढ़ता। पैसे को बढ़ाने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है। जब हम हर बात की प्लानिंग करते हैं, घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, तो अपने पैसों को उसकी प्लानिंग के लिए दूसरों को क्यों दे देते हैं? स्वयं तैयार करिए अपने आप को। आपका पैसा है, आपके पैसे को आग नहीं लगना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। सोच समझकर इन्वेस्ट करें। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहना है, आर्थिक आज़ादी के सफ़र में मेरे साथ चलना है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूँ और सबके जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।